हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये पेंसिल ले लेती हूँ मैं, पिंक कलर की, थोड़ा मोटा। ठीक है, तो ये है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो पाषाण काल की बात करें तो जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। आधैतिहासिक की बात करें तो जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं परंतु मतलब पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लिखित विवरण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता और आधैतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं पाषाणकालीन सभ्यता और आधैतिहासिक काल के अंतर हम देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, ये दिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आधैतिहासिक काल। ये पतले ही पेन लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हो जाता है और सर्वप्रथम 1963 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान मतलब रिसर्च प्रारंभ हो जाती है। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो प्रापाषाण काल है, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के बारे में के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पुरापाषाण काल कौन-कौन से हैं? तो उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो 3 कालों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है पुरापाषाण काल जो है क्रोड़ उपकरण। क्रोड़ उपकरण की बात करते हैं जिसमें हस्त कुठार है, खंडक है, विदारणी है। मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें फलक उपकरण मिलते हैं। पुरापाषाण की बात करें तो इसमें तक्षणी खुरचनी उपकरण मिलते हैं। तो ये उच्च पुरापाषाण काल है। तो पहले में क्रोड़ है, दूसरे में फलक है और तीसरे में तक्षणी और खुरचनी है। ठीक है, उसके बाद है सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो है, सोहन नदी घाटी पंजाब की है। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है। ये चापर चापिंग पैबुल संस्कृति के उपकरण मिले हैं पंजाब में। ठीक है, सोहन घाटी में चापर चापिंग पैबुल संस्कृति की। फिर सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै और अतिरमक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मिले हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण जो है क्लीवर, स्क्रैपर आदि भी हैं। इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 के जो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उसके मित्र थे विलियम किंग। उन्होंने अतिरमक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। ठीक है, अतिरमक्कम से पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। फिर वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। डी टेरा ने 1935 में। ठीक है, तो ये हो गए डी टेरा ने 1935 के नेतृत्व में सोहन घाटी से, तो ये पंजाब की ही सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। फिर बेलन घाटी में इलाहाबाद के थे जी.आर. शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किए गए बेलन घाटी में। पुरापाषाण काल से संबंधित 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, 44 पुरास्थल। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है बेलन घाटी से। ठीक है, और जो कि कौशाम्बी म्यूजियम में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक संस्कृति। मध्य पुरापाषाण काल को। इन उपकरणों का जो निर्माण है वो क्वार्टरजाइट पत्थरों से किया गया है। उसके बाद पुरापाषाण कालीन,
तो ये फलक जो है वो क्वार्टरजाइट पत्थरों के से किए गए हैं। पुरापाषाण की बात करें, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। तो पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन जो है पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे, ठीक है। और उनका जो भोजन था वो मांस और कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। और इस युग का जो मानव था वो शिकारी और संग्राहक था। शिकारी और संग्राहक। इस मानव, देखो पहले तो एक इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये कि उसे अग्नि से अपरिचित था। और ये जो इस काल का मानव जो था वो पशुपालन और कृषि का विज्ञान नहीं था उसे, ठीक है। इसकी पेन ले लेती हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुई थी। आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल क्षेत्र खोज निकाले। कितने? ये 1867 से 68 में मध्यपाषाण काल के विषय में। तो ये रॉक पेंटिंग खोज निकाली थी इसमें इन्होंने। मध्यपाषाण के विशिष्ट औजार सूक्ष्म या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं, मतलब छोटे हैं इनके औजार। उसके बाद भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगा। तो भारत में मानव अस्थि पंजर जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होने लगा था? तो वो मध्यपाषाण काल से, ठीक है। फिर गुजरात का है लंगनाज। लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ लघुना पाषाण काल के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान और कुछ बर्तन प्राप्त भी हुए हैं। यहाँ 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। उसके बाद महापाषाणी कालीन जो है महदहा प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है से हड्डी प्राप्त हुए हैं। फिर तो ये इम्पोर्टेंट है मदहा, ठीक है। महापाषाण मध्यकालीन यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। से मध्यकालीन महदा से हड्डी प्राप्त हुई। जी.आर. शर्मा ने महदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो है महदा के 3 क्षेत्र, झील क्षेत्र है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र है, ये है, ठीक है। उसके बाद है बूचड़खाना संकुल से सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जो जेपी जय नारायण पांडे, तो ये जेपी, ठीक है। जय नारायण पांडे जो है जे एन पांडे भी बोला जाता है इन्हें, जे एन पांडे लिख लेते हैं। तो जे एन पांडे, ठीक है। जे एन पांडे द्वारा लिखित है पुरातत्व विमर्श महदहा, सरायनाहर, राय और दंदावा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप तो 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं और शेष समाधान में एक मिला है कंकाल। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सरायनाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। तो सरायनाहर से ऐसी समाधि मिली है,
ठीक है। सरायनाहर से ऐसी समाधि मिली जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। और यहाँ कब्रें जो है समाधियां आवास के अंदर स्थित हैं, आवास के अंदर स्थित थी। और कब्रें यहाँ की छिछली और अंडाकार थी। विद्या क्षेत्र के लेखिया शिलाश्रय की संख्या 1 से वहाँ पाषाणिक मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल मिले हैं। इनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है, अधिकांश क्षत अवस्था में है। अमेरिका के ऑरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का जो प्रारंभ था वो मध्य पाषाण काल में हो गया था। ठीक है। तो पशुपालन का जो प्रारंभ कब हो गया था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है। फिर उसके बाद पशुपालन के जो साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं, वो हुए हैं आदमगढ़, होशंगाबाद और बाघ और भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, तो कौन सा जिला है? रायसेन। तो रायसेन जिले में ये क्या हुआ? रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वप्रथम 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें 243 को क्रमांक दिया गया है। 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद है सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो कहाँ प्रारंभ हुआ था? सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में। तो ये खदानों का उत्पादन हुआ था। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हो गई थी, नवपाषाण काल में। ठीक है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य स्थल प्राप्त हुआ है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के स्थित लहुरा देव। ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ से 900 बीसी से 700 बीसी के मध्य चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है। तो ये यूपी का संत कबीर नगर है, लहुरा देव। लहुरा। उसके बाद है उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। तो जहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है ये। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये स्थित है। 7000 बीसी के गेहूं 7000 बीसी के यहाँ से 7000 बीसी के गेहूं प्राप्त हुए हैं। ठीक। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डी हवा है। तो चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल मिला है प्राचीनतम वो मिला है कोल्डी हवा में। ये भी यूपी में। तो ये है इलाहाबाद जिले में बिलन घाटी के तट पर स्थित है, जहाँ पर 6500 बीसी के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हमें लहुरा देव में मिले थे चावल और हमें कोल्डी बाग में। तो ये कोल्डी हवा। यहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं बेलन घाटी में।
और चीन के यांगत्जी नदी क्षेत्र में लगभग 700 बीसी में चावल उगाया गया था। तो ये 7,000 बीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइना में। तो चाइना में हमें चावल देखने को मिलते हैं। फिर मक्का जो है, मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से मिला है, तो 6000 बीसी में मैक्सिको से मिला है। बाजरा जो है 5500 बीसी में चीन में मिला है बाजरा। सोरगम जो है 5000 बीसी में पूर्वी अफ्रीका में मिला है। राई की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में मिली है। जई की बात करें तो ये 2300 ईस्वी पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मिला है। ठीक है, देखो मक्का मिला है हमें मैक्सिको से, बाजरा मिली है चीन से, सोरगम मिला है पूर्वी अफ्रीका से, राई मिली है साउथ ईस्ट से, और जई मिली है यूरोप से। मेहरगढ़ से मेहरगढ़ से प्राप्त मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। यहाँ हड़प्पा सभ्यता तक मिले हैं, पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक यहाँ पे अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है वो मिला है पुरछौम, जम्मू कश्मीर में। गर्तावास के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं हमें। ठीक है, इस पुरास्थल का जो की खोज जो की थी वो की थी पीटेरा और पीटरसन ने 1935 में की थी। गुफ्फार कराल जो है कश्मीर में स्थित है, वो नवपाषाणिक स्थल है। गुफ्फार काल कश्मीर में स्थित है, नवपाषाणिक स्थल। ठीक है, गुफ्फार कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुहा। यहाँ लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरान जो है बिहार में है, चिरान बिहार के सारण जिले में है स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर ये है, यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के नवपाषाण युगीन में नवपाषाणी कालीन पुरास्थल से राख के टीले। तो जो राख के टीले की बात करें, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद है, वहां से संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं राख के टीले। उसके बाद पिकली हल है। पिकली हल और उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले जो है नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग किया गया था नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है आग का उपयोग। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था धातुओं में। इस चरण में पत्थर के और तांबे के उपकरणों का के साथ साथ प्रयोग की जा रही है, और इसी कारण ताम्रपाषाणी सांस्कृतिक जो संस्कृति है वो कैथोलिक कल्चर कहा जाता है। इसे कैल्थोलिक, चालकोलिथिक बोलते हैं और कैल्थोलिक बोलते हैं। ताम्रपाषाणी का अर्थ है पत्थर और तांबे की अवस्था, प्रयोग की अवस्था है। भारत में ताम्रपाषाण युग जो है की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत। दक्षिण पूर्व राजस्थान में अनेक पुरास्थल में खुदाई हुई है। ये है अहाड़। कौन कौन से हैं? अहाड़ है, बालाथल है, बागोर है राजस्थान का, और बागौर जिला।
आहाड़ है, आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलोन, ये है यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल मिल पुरास्थल है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। तो कौन सी घाटी है? ये बनास। बनास घाटी में स्थित होने का ही इसे बनास संस्कृति भी बोलते हैं। आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो है ताम्बती, तांबा वाली जगह। गिलुंद जो है बालाथल और ओजियाना में घरों की चारदीवारी से घेरा गया है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं यहाँ पे। और गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंद में आहड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाण संस्कृति से भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल और काले लेप के मध्यभाग मिलते हैं, वहीं यहाँ पे इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी के कृष्ण लोहित मध्यभाग का परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बात करें तो मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली प्रमुख स्थल है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली। नवदा टोली की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। एमपी का है नवदा टोली में ताम्रपाषाणिक स्थल है जो खरगोन जिले में है। इसकी उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। संकालिया ने यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं। मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर, मिट्टी, बांस व फूस। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ के मूल मध्यभाण्ड है वो काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। उसके बाद है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति में जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मध्यभाण्डों पर कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। कायथा संस्कृति में जो है हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पाकालीन संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, उसके मध्यभाण्ड में कुछ प्राक हड़प्पीय मतलब प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ साथ ही इन पर हड़प्पा प्रभाव की सभ्यता स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मध्यभाण्डों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। तो मालवा संस्कृति अपनी मध्यभाण्डों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी इनामगांव, महाराष्ट्र में इनामगांव की बस्तियां किलाबंद है। ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में कायथा, एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनामगांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। ठीक है। तो पश्चिमी पुरास्थल कौन से? अहमदनगर जिला है, जोरवे है, अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इमनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये पुणे जिले में है। ठीक है। अहमदनगर जिले में है ये सभी पुरास्थल जो है जौरवी संस्कृति को के हैं। अब तक ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। जौरवे में भी दैमाबाद सबसे बड़ा है, जो लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 4000 लोग यहाँ पे रह सकते थे। नेवासा जो है जौरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा से पटसन का टोटीदार पात्र जो है की परंपरा जौरवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है। टोटीदार पात्र परंपरा जौरवी संस्कृति विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जौरवी संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, नामगांव आदि पुरास्थल में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जौरवी संस्कृति में नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थल में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में। फिर आरंभिक ताम्रपाषाण का अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूलों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनामगांव स्थलों पर चूलों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं।
पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। इसमें 4 कमरे आयताकार हैं, एक वर्गाकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक है और अनेक कब्रें पाई गई हैं। ठीक है। और बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र में रहते थे। यहाँ से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटीय तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु राजा डिब्बी और वीरभूम जिले में महेशस्थल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे है बिहार के सोनवार, सोनपुर, ताराडीह है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में है खैराडीह है, नरहन। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गौड़ीदार तस्तरियां और गौड़ीदार कटोरी बनाते थे। बिहार, महाराष्ट्र में एमपी में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, ठीक है, और घोड़ेदार तख्तियाँ घोड़ेदार कटोरे बनाते थे। पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा अन्य रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय भैंस बैल बकरी ये सब रखते थे। हिरण का शिकार भी करते थे ये लोग। यहाँ से ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज जो है इनका गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। बाजरा जो कि चाइना में मिला था। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प क्रम में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। कर्नेलियन, स्टेराइट और क्वार्टरज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुट्टियां भी बनाते थे। ये लोग कताई बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। मालवा मध्य प्रदेश में चरखे और तकलियां मिली हैं। ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र में कपास सन और सैमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, इनाम गांव में चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा और बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की मूर्तिकाएं ये सूचित करती हैं कि वृषभ जो है सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। वृषभ यहाँ का सांड जो था वो धार्मिक प्रतीक था, धार्मिक पंथ का। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। अच्छा। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन मात्र मिले हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। अच्छा। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बेरियल जो प्रचलित था, संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान चलता था। सबसे बड़ी निधि जो है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में से प्राप्त हुई है और इसमें 424 तांबे के औजार हथियार और 102 चांदी के पतले पत्थर सांप हैं। कायथा के घर में तांबे के 28 कंगन, 2 अद्वितीय ढंग की प्रणालियां पाई गई हैं। इसी स्थान पर स्टेराइड और कर्नेल जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश स्थल पर राजस्थान में खेतरी ताम पट्टियों के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। तो राजस्थान में खेतरी ताम पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के
दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिपलिहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि में से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे चरवाहा संस्कृति थी। और भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया है। 1861 में किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में विकेंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था। 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। अगर हम बात करें रॉबर्ट बुशफ्रूट कौन थे ये, तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट बुशफ्रूट जो थे ब्रिटिश भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट बुशफ्रूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की है। 1863 में भारत की पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की मतलब शुरुआत की है। और अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से है। जो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। कौन कौन से हैं? एक तो पाषाण है, दूसरा है कांस्य, पहला तो पाषाण है, दूसरा है कांस्य, और तीसरा है लोहे युगीन। इन तीनों का जो विभाजन किया था वो किसने किया था? वो किया था थॉमसन ने। ठीक है, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लोहे युगीन का त्रिविभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। जबकि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं मध्य पाषाण काल में। तो ये पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद में है और बागौर राजस्थान में मिले हैं। नेक्स्ट है महापाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए सी और डी, मतलब मदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर से भी, दोनों से प्राप्त हुए। तो मध्यपाषाणकालीन मदहा उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रतापगढ़ जिले में से बड़ी संख्या में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन मेहदा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी संख्या में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा है ने मधार के 3 क्षेत्रों को उल्लेखित किया था। एक तो हमने देखा था झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। ये थे झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र।
बूचड़खाना शंकुक्षेत्र में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। सारनाथ से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में बात करें तो हड्डी से निर्मित जो किए गए आभूषण वो मध्य भारत के मध्यपाषाण के संदर्भ में कहाँ पे मिल रहे हैं, तो एयरबी सरायनहार से भी मिले और मध्य से, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का ये है। ठीक है, उसके बाद है अगला, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं, कौन सा है वो, जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव। तो गंगा घाटी जो है, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले से में स्थित सरायनाहर, मेहदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ था। ठीक है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों में तक उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान निकले। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म युग्म जो थे, 5 मानव, 5 जो है समाधान युग्म समाधान है, और एक समाधान को 3 मानव कंकाल में एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो ये कौन से हैं, बी दमदमा से मिले हैं। दमदमा से हमें 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो यहाँ पे 3 मानव कंकाल। ठीक है, उसके बाद है खादानों की कृषि प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ कब हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी नवपाषाण में। तो खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण में हुआ था। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है नर्मदा से। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है। अच्छा, हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से इसमें है। ओके, ठीक है। भारत में मानव संस्था प्रथम साक्ष्य ये नल्ला से या शिवालिक से नहीं, नर्मदा से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा होशंगाबाद में है नामक स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज जो है पुरातात्विक अरुण सोनकिया 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। अरुण सोनकिया की। फिर उसके बाद है प्रथम मानव जीवाश्म। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म जो कि हमने ऊपर देखा है। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वो था जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था ये जौ था। आधुनिक मानव समाज मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपयोग करता था। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। अनाज के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, इन्हें जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जो बार्ले बोलते हैं, वो 1800 बीसी में 8000 बीसी के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में 8000 बीसी के आसपास ही गेहूं भी उगाया लग गया जाने लगा था। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये लहुरा देव में हुए हैं। लहुरा देव में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कृषि के। नवीन खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर
नगर जिले में स्थित लहुरा देव में हुए हैं, ये जो कि 9000 ये हुए हैं 9000 BC से 7000 BC तक, संतनगर यूपी में। उल्लेखनीय है कि नवीन खोजों के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम साक्ष्य का स्थल जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईस्वी के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम साक्ष्य चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कौलडीबा है। प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल तो मेहरगढ़ है, ठीक है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईस्वी के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कौलडीबा है, ठीक है। के पूर्व भारतीय पहले तो मेहरगढ़ था आंसर, फिर अब जो नवीनतम खोजों के अनुसार ये यूपी का सल्तनत नगर हो गया है, ठीक है। और यूपी का चावल जहाँ मिला है वो कौलडीबा है, ठीक है। बेलूर घाटी के में स्थित जहाँ 6500 BC में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। उपरोक्त संदर्भ में यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो अभी हमने देखा था लहुरा देव में मिले हैं। लहुरा देव नहीं होता है तो मेहरगढ़ है इसका आंसर। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में ये लिख देते हैं लहुरा देव। पहले तो लहुरा देव है, अगर नहीं मिलता है तो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। उसके बाद नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के बुद्धे के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के बुद्धे के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ में ये मिले हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य यही मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन जहाँ पशुपालन कृषि पालन होगा वही यही है। तो दिए गए विकल्पों में प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक स्थिति है 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, तो 7000 BC में। जबकि किली गुल मोहम्मद और कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 से 3500 BC है। इन स्थानों पर मध्य पाषाण में किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो ये बागौर में मिलते हैं, मध्य पाषाण के पशुपालन के। किसको निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है, तो ये कहा गया है ताम्रपाषाण को, चालकोल या कैल्थोलिथिक, ठीक है। आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में किस कथन पर विचार कीजिए, तो आहार सभ्यता पातामा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत हो सकता है। भात का काम आयरवाद से युक्त अर्थव्यवस्था का एक साधन था, धातु का काम, ये सही हो सकता है। कालीलाल बंदलान मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग के ज्यामितियां प्रतियां फेरी गई है, ये भी सही है। तो 1 3 4 ये सही है। आहार जो थी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग कुल कृषक और पशुपालक थे, और गेहूँ चावल और जौ से परिचित थे। जब आहार का एक जो अन्य नाम ताम्रवती ताम वाला स्थान था, ये सूचित होता है कि तांबा बहुतायत में मिलता था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। महातामा का आहारवासी का अर्थव्यवस्था का साधन था। यहाँ से काले लाल काले मैदान मिल गए, यहाँ सफेद रंग से सहमति
आकृतियां भी बैठ गई हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बी मेहरगढ़ से। तो ये किस एक से पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति, मतलब ये पूरा जो मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। उसके बाद है बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेरठ से पाषाण से हड़प्पा संस्कृति का संस्कृति अवशेष मिले। नर्मदा टोली का जो उत्खनन किसने किया था, वो किया था एच डी सांकलिया ने। तो ये एच डी सांकलिया ने किया था नर्मदा टोली का उत्खनन। तो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश के का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच डी सांकलिया ने कराया था। इस एशियाई स्थल उस महाद्वीप का सबसे उत्खनन पाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि 1600 से 1300 के बीसी के मध्य है। तो ये किसने किया था, एच डी सांकलिया, नर्मदा टोली का उत्खनन। तो ये नर्मदा टोली जो थी वो ताम पाषाण कालीन थी। ठीक है। उसके बाद है नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा टोली। ये दे रखा है यहाँ पे एमपी में। तो कहाँ पे है ये? एमपी में। एमपी में, ठीक है। बृहद स्मारकों की पहचान की गई थी, तो ये की गई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद स्मारकों के बृहद पाषाण स्मारक। नव पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। समाधियों में जो विशाल पाषाण खंडों के निर्मित थे बृहद पाषाण या मेगालिथिक बोलते हैं। मेगालिथ, तो मेगालिथ भी बोलते हैं इसको। उसके बाद राख का टीले की बात करें तो राख का टीला निम्न नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है। तो ये है बी संघनकल्लू। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से। कर्नाटक में मैसूर के पास बल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू जो है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के चलचित्र के लिए। तो यहाँ पे रॉक पेंटिंग बनाई जाती थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले, तो रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिक शैल के चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं के जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उतारा गया था। हाथी, सांबर, हिरण आदि चित्र है। इसमें 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। 133 चित्र यहाँ पे पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। उसके बाद है भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये हम देख रहे थे रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में। भारत में किस शिलाशिला से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं, 700 से ज्यादा। भीमबेटका किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और इसके चलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो वी.एस. वांगकर जो थे, ये है वी.एस. वांगकर। इन्होंने भीमबेटका को देखा था और चलचित्रों के प्रागैतिक महत्व को खोजा था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सबसे है। इसकी खोज जो 1957 वी.एस. वांगकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका चलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो वी.एस. वांगकर, डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर। ओसीपी, ओसीपी गैरिक मध्वान पाठ का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मध्वान पाठ, ओसीपी। तो गंगा और यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपराएं संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसे जानते थे
अत्यंत विशिष्ट मध्यभान के नमूने के कारण ओसीपी कहा गया है। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैर वैज्ञानिक मतदान प्राप्त किया था, वहीं इसका नामकरण हुआ था। ताम्रपाषाण काल ताम्रश्र काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफन करते थे। तो ये जो है ये जो ओसीपी हमने देखा था अभी बीबी लाल, इन्होंने यहाँ पे खोज की थी। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को पकड़ के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे। तो ये महाराष्ट्र की बात करें तो उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर तो ये महाराष्ट्र वाले दफनाते थे और दक्षिण वाले पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जौरवे, नेवासा, दैमावत, कोठी, चंदौली, नामगांव आदि स्थल में घरों में मृतकों का अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे कुछ वस्तुएं मिली हैं। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं? तो बुरझाम से मिले हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट में उत्तर पश्चिम में स्थित मजबूत बुरझाम से अनपाषाणिक अवस्था में कंकाल के कुत्ते का कंकाल इस आबादान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास गड्ढे वाले घर का भी यहाँ भी की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है बुरझाम से। ठीक है, तो किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य बुरझाम से मिला है? गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये बुरझाम से ही प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद है बुरझाम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में आया था। बुरझाम सैलकरदेव मंदिर, तो ये मिलाने थे, कौन से सही से मिले थे? ये तो गलत हो गया, सैलकरदेव मंदिर नहीं था। ठीक है, तो एक से काटा, ये कटा, ये कटा, दो या तीन, तीन तो है ही। गणेश्वर से कर दिया कला करते हुए। अब चंद्र केतुगढ़ से टेराकोटा कला मिली है या नहीं मिली? तो इसका आंसर बी है, डी। तो बुरझाम नामक नवपाषाणी स्थल जम्मू कश्मीर में पिठे अवस्थित है। इसमें 1935 से डी टेरा और पीटरसन ने की थी इसकी खोज, और इस स्थल में कर्तावास के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल के प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा के कला के कई आधार प्राप्त हुए हैं। शिल्प कौशल की एक सामान्य विशेषता है। गणेश्वर जो है राजस्थान के प्रांत में स्थित एक ताम्रपाषाणी प्रस्थल है। इस प्रस्थल की खोज जो है राजस्थान के विश्वविद्यालय के पुरातत्व विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। प्रस्थल से धौरी पेंचदार सिरे वाली मछली पकड़ने का कांटा विभिन्न प्रकार के मधुमान प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखहिया से। लेखहिया से मिले हैं विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से मानव कंकाल लेखहिया से मिले हैं? तो जे.एन. पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया से जलाशय 1 से मध्य पाषाणी लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल भी मिले हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है और अधिकांश क्षत विक्षत प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कोई तो होगा नहीं, लेखिया ही है। और लुकास के लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल के अस्थियां भी मिली हैं। अब इनमें से एक अभिकथन है और आर कारण है, तो इसमें से देखना है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु के कारण इस काल में शुष्कता के चरण है, जलवायु कारण दोनों ही सही है। जी.आर. शर्मा ने सारनाहर में खुदाई के बाद यह अवधारणा की कि नूतन भूतल क्षेत्र के काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभागों मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये है संस्कृति का। भारतीय पुरास्थल
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंत्रालय में किसका संकलन कार्य आता है? संस्कृति मंत्रालय का। फिर भारतीय पुरातत्व की जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ये हैं 1814 से 1893 तक रहे थे। एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे। बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में स्थित मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो बदल कर इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। भोपाल एमपी में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो ये हमारा पाषाण काल वाला टॉपिक खत्म हो जाता है।